आदाब। हमारे खुसूसी पेशकश खास गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। यूएनओ की शराकत से जेनेवा में हुई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में मुबैना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और अलहदगी की तहरीक पर कई ममालिक की हिमायत के साथ तफसीली बहस हुई। जेनेवा की उसी कॉन्फ्रेंस और ज़मीनी हकीकत के तनाजुर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में उठ रही आवाज़ और तहरीक की हकीकत क्या है और क्या हैं असल वजूहात। आज इस अहम बातचीत में हमारे साथ जेनेवा से बराह रास्त शरीक हैं मेहरान बलोच साहब, जो यूएन और यूरोपियन यूनियन में बलोच नुमाइंदे के तौर पर अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। आपका खैर मकदम है मेहरान बलोच साहब हमारे प्रोग्राम में। मेहरबानी। तो आइए शुरू करते हैं इस बातचीत को। मेहरान बलोच साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हम लोग की जो गुफ्तगू होगी, मैं चाहूँगा कि जो 3-4 अहम मौज़ूआत हैं, 3-4 अहम जो निकात हैं उस पर मरकूज़ हो। जो बलूचिस्तान का मसला है वो हकीकतन उसमें सियासी मसला है, माशी यानी इकोनॉमिक मसला है, ह्यूमन राइट्स का मसला है, और फिर जो बलूचिस्तान की जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो एक अहम नुक्ता है जिस पर हम बहस को मरकूज रखेंगे। सबसे पहले आपकी नज़र में ये एक मसला क्यों बन गया जो बलूचिस्तान का मामला है? जी, बुनियादी मसला बलूचिस्तान का जो है तो वो इलीगल ऑक्यूपेशन है। ये तो वाज़े फैक्ट है, पूरे दुनिया के सामने है। हिंदुस्तान 15 को आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 14 को हुआ। हम तो उन दोनों से पहले 11 अगस्त को आज़ाद हुए। तो पाकिस्तान ने 28 मार्च 1948 में हमको कब्जा किया। बुनियादी मसला जो है हमारा इलीगल ऑक्यूपेशन बाय पाकिस्तान है जी। लेकिन जो तारीख में जो शवाहिद मिलते हैं, जो तारीख की किताबों में है, वो एक्सेशन की बात थी कि कंसेंट के साथ बलूचिस्तान का एक्सेशन हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद। जी, पाकिस्तान ने अपने टोटल तारीख को मसख किया है। पाकिस्तान की तारीख में कोई हकीकत है ही नहीं। तारीख तो खाली पाकिस्तान नहीं लिखता है, दुनिया ने भी तारीख को देखा है अपनी आंखों से। पाकिस्तान कहते कि एक्सेशन हुआ, बिल्कुल एक्सेशन नहीं हुआ। उन्होंने कॉन्कर किया। अपर एंड लोअर हाउस से जो पूछा गया कि पाकिस्तान के आपके साथ एक्सेशन आपको कबूल होगा पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कतन नहीं। तो फिर पाकिस्तान ने अपना फौज भेजा जिन्ना ने और बलूचिस्तान को कब्जा किया। जी, खैर ये तारीखी बात जो है आप बता रहे हैं, लेकिन अगर इस तारीखी तनाजुर में ही अगर हम देखने की कोशिश करें बलूचिस्तान के मसले को, जिसको आप बुनियादी मसला बता रहे हैं, तो ये एक अवामी तहरीक क्यों नहीं बन पाई? आम तौर पर यह देखा गया है कि ये अवामी तहरीक उतनी जड़ें मजबूत नहीं है, अभी भी इतने सालों बाद, 70 साल के बाद भी इसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है इस तहरीक की। जी, पाकिस्तान ने रोज़ अव्वल से इतना कोशिश किया कि इसको बिल्कुल बुनियाद इसका निकाल दें, उसे जड़ें ना उसको कंक्रीट होने दें। तो आप खुद ही देखें, आज भी बलूचिस्तान में कोई सियासत नहीं कर सकता है। और जिस दिन से कब्जा हुआ था, ऑलमोस्ट नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को कभी बुनियाद लेने दिया ही नहीं गया। तो देयरफॉर आज अभी आप देखें, कोई भी अपने हकूक का बात करता है या बलूचिस्तान का बात करता है तो गुमशुदा के लिस्ट में आ जाता है या मसखशुदा लाशों के सफेद में आ जाता है। तो पाकिस्तान कहाँ छोड़ता है इसको उभरने? जी, जो आप बात बोल रहे हैं कि गुमशुदा हो जाते हैं लोग, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं आलमी सतह पर भी कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों की लाशें मिली जो गुमशुदा करार दिए गए। और इसे बताया जा रहा है कि ये तमाम जो मर्डर थे, ये सियासी मर्डर्स थे। उसके बावजूद अवाम में ये जड़ें इसकी मजबूत क्यों नहीं हो पाई? और ये भी कहा जाता है कि जो बलूचिस्तान का मसला है वो चंद जो वहाँ के रूलर फैमिलीज थी, जो ये कहें कि जो अपर स्ट्रेटा था, उसकी असल में ये लड़ाई है। जी नहीं, पाकिस्तान में अभी भी आप देखें जितने भी जो कठपुतली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, वो भी तो सारे सो कॉल्ड, जैसे मुशर्रफ कहता था 103 सरदार हैं, खाली 3 हमारे खिलाफ हैं, 100 हमारे गोद में बैठे हैं। तो अगर उसका ले तो सब उनके पंजाबियों के गोद में बैठे हैं। अभी भी कठपुतली जो बलूचिस्तान का गवर्नमेंट है, तो इन्हीं सो कॉल्ड जो आप सरदार कहते हैं या अपर एशेलॉन्स ऑफ सोसाइटी कहते हैं, उन्हीं के मेंबर हैं। लेकिन उन्होंने अपना ज़मीर डेविल पे बेच दिया था, द डेविल्स एडवोकेट। वो बेज़मीर लोग हैं, वो पंजाबियों के 2 रुपयों के लिए अपना ज़मीन मादर वतन बेचने के लिए तैयार है। अगर हम में वो बेसिक बुनियाद जी जी
हम अपने को एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग नहीं सोचते, हम नॉर्मल है, वो एबनॉर्मल है। जी, मैं जो बुनियादी बात कह रहा हूं, आप जो बुनियादी मसला बता रहे हैं, वो बुनियादी मसला पूरे अवाम के लिए वो बुनियादी मसला क्यों नहीं बन पा रहा है? असल इसकी वजूहात की तलाश करना चाहेंगे। जी, वहां पर इतना इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान के पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट ने किया है कि घर घर में और स्कूलों में हर जगह एक पाकिस्तानियत का दर्स देते हैं लोगों को, एक मुसलमानियत का दर्स देते हैं। मुसलमान तो हम जरूर हैं, लेकिन हम उससे पहले बलोच हैं, तो सबको बताते हैं हम पाकिस्तान है। आज दिन तक हमारे बलोच। तो क्या आपके हिसाब से उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने की, तब्दील करने की भी कोशिश की जा रही है, या ये कोशिश है कि इतने लोगों को बाहर से बसा दिया जाए, पंजाबी हो या सिंधी हो या दूसरे इलाके के लोग हों जो फाटा के लोग हैं, कि वहाँ की पूरी बलूचिस्तान की डेमोग्राफी ही चेंज हो जाए? 80 के दहाई में जो यूएसएसआर प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान में, तो इन्होंने कितने 5-10 मिलियन पश्तूनों को वहां से लाके शनाख्ती कार्ड इशू कर दिए बलूचिस्तान में। तो डेमोग्राफिक वॉर तो 30-40 साल। तो आप लोगों का मुतालबा क्या है? क्योंकि बलूचिस्तान में भी कई तरह की जमातें हैं, कई तरह की पार्टियां हैं, आपकी बलूच लिबरेशन आर्मी है, वो है, कुछ सियासी जमातें हैं, सबके मुतालबात, सबके जो निकात हैं मुतालबे के, वो अलग अलग हैं, वो अलहदा हैं, वो भी एक मकाम पर, एक नुक्ते पर कहीं ना कहीं से फोकस नहीं हो पा रहे हैं। आप तमाम लोग जो बलूचिस्तान के जो लीडरान हैं, तो इसी वजह से क्या नहीं लगता कि बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हो पा रहा है, या उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही है? हमारा तहरीक कमजोर है और हमारा जद्दोजहद इवॉल्व कर रहा है, लेकिन हम अपने के मुताबिक पेशरफ्त बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पूरी उम्मीद है वक्त के साथ हमारा। जी, आपसे ये बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जो बुनियादी वजह आप बता रहे हैं, उसके अलावा क्या इसके पीछे दूसरे भी अवामिल कार फरमा हैं। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद जी सलाम के खुसूसी प्रोग्राम खुसूसी बातचीत में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ हैं जेनेवा से बराह रास्त गुफ्तगू में शामिल मेहरान बलोच साहब, जिनसे बातचीत हो रही है बलूचिस्तान के मसले पर। कई उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, कई जो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर बातचीत हो रही है। मेहरान साहब, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल जो पर्सपेक्टिव है उसमें, लेकिन उसके अलावा क्या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि ये शिकायत आम तौर पर जो बलोच लोग हैं उनकी है कि उनको नज़रअंदाज किया जाता है। उनके यहाँ सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, सबसे ज़्यादा उनके यहाँ जो कुदरती दौलत है वो है, उसके बावजूद उनको वो उनका जायज़ हक नहीं मिलता है। इस वजह से ज़्यादा दिक्कतें हैं, वहाँ ज़्यादा आवाज़ उठती है। तो क्या आपको अगर जायज़ हक मिलने की कुछ उम्मीद हो तो आप अपना जो फोकस है वो बदल देंगे? जी, मेरे ख्याल में हमारे माजी में भी जो बड़े सियासतदान थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने तरफ से कि किसी तरीके से मसले का कोई एमिकेबल हल हो जाए, जो जंग व जदल से बचें, जिसमें दोनों तरफ पे नुकसान होते हैं। लेकिन 50 साल में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने और फौज ने इन पर्टिकुलर अपना बहुत विल का क्लियर इज़हार किया कि हम बलूचिस्तान चाहते हैं, हम बलोच लोगों को नहीं चाहते। और ये भुट्टो के दौर से, अयूब के दौर से, मुशर्रफ और आज दिन तक बाजवा के दौर में वो एक ही चीज़ हो रहा है, वो एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड पे तुले हुए हैं। हम जितना, अगर हमारे लीडर कभी कॉम्प्रोमाइज पे आ जाएं कि ठीक है जंग जदल से बच के अपने लोगों को मिजरी से बचा के इन भेड़ियों के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हो जाएं, वो बोलते हैं देखो ये बिक गए, ये हमने खरीद लिए, इनको पैसा दे दिया, इनको कोई। लेकिन मेहरान बलोच साहब, बारहा पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती रही है कि बलूचिस्तान को उसका जायज़ हक मिलेगा, वहाँ के जो मादनियात हैं, वहाँ के जो कुदरती ज़खायर हैं, उसका जायज़ हक मिलेगा। और उसकी कोशिशें की जा रही हैं, गुर्बत को दूर करने की कोशिश की जा रही है, माशी सतह पर बेहतरी की कोशिश की जा रही है। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो क्या आप जैसे लीडरान भी कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए आमादा हो सकते हैं?
जी, पाकिस्तान न सिर्फ हमको पूरे बैनुल-अक़वामी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है 70 साल से। हम इसके बाद बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और हम दुनिया के सामने इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि आप भी बेवकूफ़ ना बने। ये आगाज़ हक़ बलूचिस्तान, जो पीपल्स पार्टी आता है तो कुछ और ऐलान करता है, तो मुशर्रफ आता है तो माफ़ी मांगता है, तो नवाज शरीफ आके कोई और ड्रामेबाजी करता है। हमको जी, वी कैन नॉट अफोर्ड, हम लिमिटेड पॉपुलेशन है, हम पंजाबी नहीं है जो 150 मिलियन है, हम 12 मिलियन से थोड़े ज्यादा लोग होंगे इतने बड़े सरजमीन पे। हम इनके टैक्टिक्स, गेम्स और डिले टैक्टिक्स के साथ और प्ले अलोंग नहीं करेंगे। हम बिल्कुल। लेकिन एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना के साथ अभी जो मुआहदा हुआ है उसके तहत चीन ने तकरीबन $46 बिलियन बलूचिस्तान में, खास तौर से अगर हम कहें तो उस पूरे खित्ते में इन्वेस्ट किया है। उसका सीधा और बराह रास्त फायदा बलूच लोगों को भी होगा। क्या इस पर नजर नहीं है आपकी? जी नहीं, मैं एक बात आपके लिए क्लियर कर दूं, द वायबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। जब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो पाकिस्तान को कोई घास डालेगा, अदरवाइज। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। 80s में जब 80s में अमेरिका ने सपोर्ट किया था यूएसएसआर के खिलाफ मुजाहिदीन को, वो इस वजह से कि बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से। अभी जो चाइनीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं वो ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान के। जी जी, नहीं तो आपको सीपीईसी यानी जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो जिस पर सारी दुनिया की नजर है, पूरे खित्ते की नजर है, वो सीपीईसी पर। तो उस तनाजुर में आप देखें तो कितनी उम्मीदें रखते हैं आप लोग बलूचिस्तान के लिए? जी, बलूचिस्तान के लिए वो चाइना पाकिस्तान, क्योंकि वो पूरा तो बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा है। ग्वादर पोर्ट आपका बलूचिस्तान में है, तो और चीन उसको डेवलप कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं से फायदा तो बलूच की आवाम को ही होने वाला है ना? जी, मैं आपको इसके शायद कन्विंस कर नहीं पा रहा हूं या समझा नहीं पा रहा हूं। दोनों हमारे हुकूमत ऑक्यूपायर हैं, दोनों एक्सप्लॉइटर हैं, वो हम मुल्क का हिस्सा नहीं है। चीनी भी फॉरेन फोर्स है, पंजाबी भी फॉरेन फोर्स है आई पाकिस्तान। तो उनको क्या हक मिलता है जो इलीगली ऑक्यूपाइड मुल्क पे वो डेवलपमेंट करें या प्रोजेक्ट बनाएं? जी जी, नहीं, आपके लोगों का, आपके बहुत सारे लीडरान हैं जो हुकूमत में शामिल हैं, जो पाकिस्तान के हुकूमत में अभी हैं, उनका यह कहना है कि उनका भी कंसेंट है और उनकी भी शराकत है। बलूचिस्तान की जो अवाम है उनका भी कंसेंट है, उनको भी उम्मीदें हैं। जी, वो बेचारे खुद ही कठपुतली पपेट्स हैं। उनका क्या किरदार है बलूचिस्तान के अवाम के सामने या बलूचिस्तान के सरजमीन पे? वो तो बेचारे हैंडआउट्स पे चलते हैं, हड्डी मिलता है इस्लामाबाद से, उसी को सूप बना के पीते हैं और हमको आंखें दिखाते हैं कि हम बलूचिस्तान के असली नुमाइंदे हैं। वो बेचारों का कोई किरदार नहीं है बलूचिस्तान में। आपने जो थोड़ी देर पहले बात बोली कि जो लोकेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन, जो बलूचिस्तान की है, वो बहुत ही अहम है। वाकई अगर आपने जो कहा मैं उससे इत्तफाक करता हूं उस बात से कि बगैर बलूचिस्तान के पाकिस्तान का उस तरह से वजूद या आलमी सतह पर जो इंपॉर्टेंस है, जो अहमियत है, वो नहीं रहेगी। क्योंकि बलूचिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान से जुड़ता है, इधर कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान से कुर्बत है और ईरान से जुड़ता है। तो इस तरह से स्ट्रेटजिक पूरा सेंट्रल एशिया तक जाने का रास्ता बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। तो और जो तमाम मादनियात हैं वो बलूचिस्तान में हैं। इस लिहाज से शायद पाकिस्तान की भी कोशिश है कि वो बलूचिस्तान को इंटैक्ट रखे और वो अपना सूबा मानता है, इसलिए वो इरादगी पसंद तहरीक को कहीं ना कहीं से डिस्करेज करता है। इससे क्या एक वजह यह भी है जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन जो आप बोल रहे थे कि जिसकी वजह से आप अलहदा स्टेट का डिमांड कर रहे हैं? जी, हम अलहदा स्टेट का डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम अपने बैक टू द पास्ट का डिमांड करें, जैसे टू रीइंस्टेट आवर सॉवरेनिटी। पहले हम सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन थे, रीइंस्टेट करना चाह रहे हैं उसी पोजीशन को। हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई स्पेशल डिमांड नहीं कर रहे हैं। यानी दूसरा, इसे कई जगह जो एक्सपर्ट्स सेपरेटिस्ट मूवमेंट लिखते हैं, इसे आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं मानते? जी नहीं, क्यों सेपरेटिस्ट मूवमेंट है? हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हक में सेपरेटिस्ट का क्या है? उनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज जो थे, उन्होंने पंजाब को एक्सपेंड करके बलूचिस्तान को कब्जा कर पाकिस्तान को बड़ा बनाया। यानी आपका कहना कि रीइंस्टेटमेंट ऑफ द अर्लियर स्टेटस, यानी पुराने जो स्टेटस है उसको रीइंस्टेट किया जाए। ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
जी, यानी आप तारीख को चाह रहे हैं कि जो आज़ादी के पहले यानी 14 अगस्त 1947 के पहले जो स्टेटस था आप उसको चाहते हैं, ये आप लोगों का मुतालबा है? जी, हम ट्रेजेडी को रिवर्स करना चाहते हैं। जी जी, तो इसके लिए आप आवाम में क्या तहरीक चला रहे हैं, किस तरह की तहरीक चला रहे हैं कि आप जो है उस तरह से डीप रूटेड उसको नहीं बना पा रहे हैं? जी देखें, अगर हम डीप रूटेड ना होते तो ये तहरीक आज दिन तक नहीं चल सकती। ये वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और चाइना और अमेरिका का ब्लू आइड बॉय था, और पता नहीं अभी तो चाइना का ब्लू आइड बॉय ये कल रूस का बन जाए। ये उनके भीख पे चलने वाला मुल्क है, सब मतलब इंटरनेशनल भिखारी कह सकते हैं आप इसको। न्यूक्लियर पावर भी है और अब तक हम उसको रेजिस्ट करें। आपको आलमी बिरादरी से कितनी उम्मीदें हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है? इस बहुत ज्यादा उम्मीद है, इसीलिए तो मैं जी जिनेवा में बैठ के आपसे बोल रहा हूं। हम बहुत पुरुम्मीद हैं, स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। उन्होंने बहुत एक क्लियर विजन रखा है पाकिस्तान जैसे मुनाफिक मुल्कों के लिए, जिन्होंने उनके थाली में खा के और उनके ही फौजियों को नुकसान दिया, उनके ही पैसों से उनको नुकसान दिया। तो हम बहुत खुश हैं नए एडमिनिस्ट्रेशन से और बहुत पुरुम्मीद हैं जो नए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस पाकिस्तान को बिल्कुल अपने ठिकाने लगाएगा। भी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस मसले को उठाया, इस मसले पर बातचीत की, और गुज़श्ता साल की बात करें तो लाल किले से जो यौम आज़ादी है उसकी तकरीर के मौके पर भी उन्होंने बलोच का मामला उठाया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कमेंट्स ने बलूचिस्तान के तहरीक में बलोच लोगों में एक नया सांस लाया, एक एनर्जी के सोर्स बने। हम काफी मायूस थे कि इंडिया कोई पाकिस्तान जैसा घटिया मुल्क नहीं है, वो एक रीजनल सुपर पावर, और हमारे बहुत तवक्कुआत थे इंदिरा गांधी जी के वक्त से कि इंडिया एक पॉजिटिव रोल अदा करेगा और बलूचिस्तान के लिए। लेकिन कई एक्सपर्ट्स जी मेहरान साहब, कई एक्सपर्ट से काउंटर बैलेंस की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं, चूंकि पाकिस्तान जो है वह हमारे कश्मीर के खित्ते में दरअंदाजी की कोशिश करता है, मुदाखलत की कोशिश करता है, हमारे अंदरूनी इंटरनल मामले में मुदाखलत करने की कोशिश करता है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये बयान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया था। कई एक्सपर्ट्स की ये राय है। जी ये एक्सपर्ट्स, यानी पाकिस्तान की हुकूमत को आईना दिखाना था उनको कि आप अपने घर में पहले झांकिए। नहीं, बलूचिस्तान का मौजू टोटली डिफरेंट है, कश्मीर का मौजू टोटली डिफरेंट है। और मेरे ख्याल में मोदी साहब के ये ग्रेटर विजन ने पाकिस्तान को बुकलाट का शिकार बना दिया। तो उन्होंने उसको डाउन प्ले करने के लिए बोला, देखो कश्मीर के साथ कंपेयर करें, नहीं, बलूचिस्तान का इशू फार ग्रेटर देन कश्मीर का इशू है। तो और हम बहुत खुश हैं कि ये इशू को प्रोग्रेसिवली न्यूयॉर्क में और जिनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडियन मिशन इसको बहुत स्टेडली आगे ले जा रहा है। एंड इस दफा हम पूरी उम्मीद है कि इसको कई पाए तकमील तक ले जा पाएगा। वी क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। जी मेहरान साहब, वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जी सलाम के खुसूसी प्रोग्राम खुसूसी गुफ्तगू में आपका फिर खैर मकदम है। हमारे साथ जेनेवा से बराह रास्त हैं बलूच लीडर मेहरान बलोच साहब, जिनसे बातचीत हो रही है बलूचिस्तान के मसले पर, उसके हल पर कि दुनिया से क्या उम्मीदें हैं उनको। बलूच साहब, एक जो मामला अभी आया, जेनेवा में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और बहुत तफसीली बातचीत हो रही है। इस दौरान जो वहाँ कुछ बलोच लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, जो मार्च निकाला, उसको लेकर, और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको लेकर पाकिस्तान की हुकूमत ने स्विस हुकूमत से एहतजाज किया है कि ये गलत हो रहा है, ये उनकी सरजमीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर आपका क्या रद्द अमल है? जी, पाकिस्तान इस दफा बहुत ही खौफजदा है। वैसे 2-3 सेशन से मैं देख रहा हूँ बहुत खौफजदा था, इस दफा तो मजाका खेज लेवल तक खौफजदा है। जो इन्होंने स्विस हुक्काम को कहा कि हमारे मिशन के लोगों को सिक्योरिटी फराम करे कि बलोच यहाँ घूम रहे हैं, 70 साल से हमको मार रहे हैं, हमने आज तक अपने सिक्योरिटी का कोई यहाँ पर मुतालबा नहीं किया, लेकिन ये इतने खौफजदा हैं, अपना सिक्योरिटी मांग रहे हैं। ये इन्होंने वो बिहाइंड द आयरन कर्टन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग, जो भी आप नाम दे दें, हमारे साथ जो कर रहे हैं टोटल मीडिया ब्लैकआउट में, हम इधर जब आके इनको एक्सपोज कर रहे हैं तो पूरा दुनिया इनके करतूतों को देख रहा है। पाकिस्तान अपने वो
300 डिप्लोमेट्स को अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ा के वो गोरे के एक्सेंट से बात करा के पंजाबियों को दुनिया को इम्प्रेस करता है अपने डिप्लोमेसी के साथ। लेकिन ये रोग स्टेट है, ये रियल डेविल टू द कोर है। ये आप अंदाजा करें, जो मुल्क नफरत के बुनियाद पे बना हो, जो बोलता है जिसका नाम पाकिस्तान हो, लैंड ऑफ द प्योर, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं? जिसका लीडर जिना हो जिसका ना सर है ना दुम्ब है, आज दिन तक उसके खानदान वाले रिक्शों में घूमते हैं और उसका फोटो नोट पे लगा हुआ। ये एक मजाक है जी, ये एक मुल्क नहीं है। और एक और चीज कल भी मैं किसी से डिस्कस कर, पाकिस्तान के फौज, लोग बोलते हैं देखिए पाकिस्तान का फौज, इसको फौज कहना फौज का तौहीन है। लेकिन आप पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान स्टेट पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से दुनिया के एक रोग स्टेट में शामिल है। लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान को कितनी उम्मीदें रखते हैं कि एक रोग स्टेट के तौर पर उसको बाकायदा तौर पर डिक्लेयर किया जाए? अभी इशारा जरूर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जितनी सियासी पेचीदगियां हैं आलमी सतह पर, उससे ऐसा लगता नहीं कि यह काम इतना आसान है अमेरिका के लिए भी। जी, मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान एक डिपेंडेंट स्टेट है जो नेशनल डोनर्स के जरिए पे चलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब और यूरोपियन यूनियन और बरतानिया मेरे ख्याल में समझ गए हैं कि इसको, भिखारी को आप भीख ना दें तो खुद ही वो अपने करतूतों से बाज आ जाएगा। तो वो भी मेरे ख्याल में कंडीशंस रख रहे हैं और इसके जो फाइनेंस है, फाइनेंस को कट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस हैं वो हमसे खौफजदा नहीं है, वो इस बात से डर रहे हैं कि बात जब उजागर हो जाएगा, बात आगे निकलेगा, तो इसके जो भिखारी के जो बॉसेस हैं वो जब। लेकिन मेहरान बलूच साहब, पाकिस्तान के जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनसे जिस तरह के रिश्ते हैं, कई ममालिक हैं उसमें सऊदी अरब हैं और जो खलीज है उसके कई ममालिक हैं, जिस तरह से रिश्ते हैं और उनके जिस तरह से अमेरिका के साथ रिश्ते हैं, इन तमाम पेचीदगियों को, तमाम रिश्तों को देखते हुए आलमी सतह पर आप कितनी उम्मीदें रखते हैं कि पाकिस्तान को उसी तरह डिक्लेयर किया जाए जैसा आप चाहते हैं? जी, हमारा तो मुतालबा हो सकता, और मुस्लिम ममालिक अच्छे ममालिक हैं, पाकिस्तान एक है। मुझे तो अफसोस होता है कि पाकिस्तान की OIC का हेड है, मुसलमान अच्छे अच्छे मुल्क हैं, इतने रोग एलिमेंट को आगे ला का नुमाइंदा बनाया तो पूरे मुसलमानों का तौहीन है। पाकिस्तान को एसोसिएट करना मुसलमानों के साथ आई थिंक इज अनफेयर, अनजस्ट। हम भी मुसलमान हैं, हमको अपने पे अफसोस आता है। जी, तो आपको लगता है, जो बात मैं बोल रहा हूं, जो चूंकि अभी ये मामला काफी गर्म है, काफी सुर्खियों में भी है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात बोली है, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक रोग स्टेट के तौर पर, एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किया जाए, ये बातें आई, मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन ये हकीकतन आप अपने तनाजुर से अगर देखें तो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है और कितनी जल्दी ये मुमकिन हो पाने की उम्मीद रखते हैं आप? जी, जिस रफ्तार से पाकिस्तान चाइना के गोद में उछल रहा है या उछल के बैठ रहा है, तो मेरे ख्याल में अपने प्रोसेस को काफी स्पीडी बना रहा है। तो अमेरिका के हैंडआउट्स पे 60 साल उधर बैठा हुआ था, तो अभी अमेरिका को बुरा भला कह रहा है। जब अमेरिका ने थोड़े एक दो मुतालबा इस पे रखते, बोलता है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर यूएन में ये मामला जाता है तो क्या चीन और रूस, खास तौर से चीन की बात करें, तो वो सपोर्ट करेंगे इस पूरी मुहिम को, रोग स्टेट डिक्लेयर करने की मुहिम को, पाकिस्तान को? जी नहीं, अभी चीन के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल लगता है आपको हालिया दिनों में या हालिया मुस्तकबिल में? जी, चीन इज नॉट एंड ऑफ इट ऑल। चीन एक रुकावट बना सकता है, लेकिन टोटल इंटरनेशनल ओपिनियन को डाइवर्ट नहीं करता है। एक वोट रोक सकता है, लेकिन ओपिनियन करने में मतलब 100% का रोल तो उसके हाथ में नहीं है। अच्छा, मजमूई तौर पर हिंदुस्तान से कितनी उम्मीदें आपको वाबस्ता हैं, जो आपका मूवमेंट है, जो लिबरेशन का मूवमेंट है उसको? जी, लिबरेशन का मूवमेंट या बलूचिस्तान के जो हकूक का मूवमेंट हो, हम देख रहे हैं जो इंडिया इज एस्पायरिंग टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, उसके तहत इंडिया का बिल्कुल जुरिस्डिक्शन भी बनता है कि बलूचिस्तान के हकूक के बारे में बात करें और बलूचिस्तान के साथ जो नाजायजियां हो रहे हैं पाकिस्तान के हाथों, जो वायलेशंस हो रहे हैं, उसके इशू को उठाएं। जी,
जी, हम उम्मीद करते हैं कि इंसानी हुकूक की पामाली कम से कम कहीं दुनिया में ना हो, चाहे वो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में या दुनिया के किसी और खित्ते में हो। हालिया दिनों में ऐसा काफ़ी मामला गर्म है कि म्यांमार में जिस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, वह किसी उस तरह की खिलाफ वर्जी कहीं ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ हम आपसे बातचीत का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करेंगे, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरान बलोच साहब, हमारे साथ जिनेवा से बराह रास्त गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमारे खुसूसी प्रोग्राम में अभी बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। आदाब।